मुझे हाइकिंग करना बहुत पसंद है। दुनिया की भाग-दौड़ और शोर-शराबे से दूर निकलकर प्रकृति के बीच कहीं खो जाना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन जब आप शहर की भीड़-भाड़ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से दूर जंगलों और पहाड़ों के बीच होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग को भी थोड़ा आराम मिल गया हो। सालों के हाइकिंग एक्सपीरियंस ने मुझे एक अच्छा खासा बैकपैकर बना दिया है और मैं कई बेहद जंगली और मुश्किल ट्रेल्स पर जा चुका हूँ। कभी-कभी मैं अपने हाइकिंग ग्रुप्स के साथ भी जाता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अकेले हाइकिंग करना ज़्यादा पसंद है। वहाँ ना कोई रोक-टोक होती और ना किसी तरह की बंदिश। अकेले निकलने पर आपको अपनी रफ्तार से चलने की आज़ादी होती है। रास्ते में कब रुकना है, कहाँ जाना है और कितना आगे जाना है, ये सब आपके अपने फैसले होते हैं। हालांकि किसी भी सोलो ट्रिप पर निकलने से पहले मैं ये ज़रूर पक्का करता हूँ कि मुझे उस जगह की अच्छी खासी जानकारी हो। मैं वहाँ के रास्ते, मौसम और संभावित खतरों के बारे में पहले से पता करने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप किसी खतरे का अंदाज़ा पहले से लगा सकें, तो उससे बचने की तैयारी भी पहले से की जा सकती है। जंगल में एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। खैर, मैं काफ़ी समय से किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने की तलाश में था। तभी मेरी नज़र एक ऑनलाइन हाइकिंग ग्रुप की पोस्ट पर पड़ी। उसमें लिखा था कि उन्हें एक बेहद खूबसूरत हाइकिंग ट्रेल मिली है, जो घने जंगल के बीच से निकलती हुई एक छोटी सी धारा के किनारे किनारे आगे बढ़ती है और आखिर में एक खूबसूरत झरने तक पहुंचती है। पोस्ट में लिखा था कि ये जगह आम रास्ते से थोड़ी दूर है, यानी ट्रेल तक पहुंचने से पहले आपको काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ेगा। कुल मिलाकर पूरी हाइक में लगभग 4 या 5 घंटे लगने वाले थे, लेकिन हाइक के अंत में जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो किसी इनाम से कम नहीं होगा। पोस्ट में एक और बात खास तौर पर लिखी थी, जब आपको 3 मुड़े हुए पेड़ दिखाई दें तो समझ जाइएगा कि आप ट्रेल हेड तक पहुंच चुके हैं। मैंने पोस्ट को 2-3 बार पढ़ा और रास्ते की जानकारी को ध्यान से देखा। जगह जितनी सुनसान और अनजान थी, उतनी ही दिलचस्प भी लग रही थी। फिर मैंने एक शनिवार को अपना पूरा स्केड्यूल खाली कर लिया। मैं जिस जगह जाने वाला था उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने अपने दोस्त को पहले ही भेज दिए थे। अब अगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ होती है तो किसी को पता होगा कि मैं आखिरकार गया कहाँ हूँ। एक नई जगह पर हाइकिंग करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। अगर वो जगह अच्छी निकली तो मैं उसे अपने ग्रुप्स के लोगों को भी सजेस्ट करने वाला था। हमारे बीच नई ट्रेल्स या अनोखी हाइकिंग जगह ढूंढने को लेकर एक छोटी सी फ्रेंडली कंपटीशन चलती रहती है और मैं इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। हाइकिंग पर निकलने वाली सुबह मैंने अपना बैकपैक उन सभी चीज़ों से भर लिया जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी। अकेले हाइकिंग करते समय मैं किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। सूरज उगना शुरू ही हुआ था कि मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। मैं चाहता था कि गर्मी बढ़ने से पहले ही मैं झरने तक पहुंच जाऊं। मेरा प्लान बेहद सिंपल था। मैं पहले ट्रेल तक जाना चाहता था, फिर लगभग 5 घंटे हाइक करके झरने तक पहुंचकर कुछ समय वहां रिलैक्स करना चाहता था और उसके बाद घर वापस आकर पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहता था। सुनने में तो ये सैटरडे बिताने का काफ़ी अच्छा तरीका लग रहा था। पोस्ट में ये भी लिखा था कि मुझे अपनी कार सड़क के किनारे एच एग्जिट के पास पार्क करनी होगी। वहां से सड़क के किनारे बनी ढलान से नीचे उतरना था और फिर लगभग 20 मिनट चलकर उन 3 मुड़े हुए पेड़ों तक पहुंचना था। मैंने कोऑर्डिनेट्स एक बार फिर चेक किए और गाड़ी वहीं सड़क के किनारे पार्क कर दी। अब आगे का रास्ता पैदल ही तय करना था, तो मैंने अपना बैकपैक उठाया और ढलान से नीचे उतरने लगा। उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, कुछ घंटों की हाइकिंग, एक खूबसूरत झरना और फिर घर लौटकर पिज़्ज़ा खाना। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद मैं इस पूरी जगह को अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी यादों में से एक मानने वाला था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन मुझे पता था कि थोड़ी ही देर में गर्मी बढ़ने वाली है। इतनी सुबह होने के बावजूद चिड़िया जाग चुकी थी और चारों तरफ से उनकी अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ शहर ही शोर से भरे होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो प्रकृति भी तरह तरह की आवाज़ों से भरी होती है। चिड़िया चहचहाती हैं, छोटी धाराएं लगातार कलकल करती रहती हैं, मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, हवा पेड़ों को हिलाती है और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। सच कहूँ तो इन सारी आवाज़ों के बीच चलना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। 3 मुड़े हुए पेड़ों तक का रास्ता आसान था
रास्ता थोड़ा ढलान वाला था, लेकिन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पेड़ इतने पास पास थे कि कुछ जगहों पर उनके बीच से रास्ता ढूंढना भी मुश्किल लग रहा था। तभी मुझे समझ आने लगा कि अगर कोई इस जगह पर रास्ता खो दे तो वापस सही दिशा में जाना कितना मुश्किल हो सकता है। मेरे फ़ोन में एक ऐप था जो मुझे ट्रैक करने में मदद कर रहा था कि मैं कहाँ हूँ और किस दिशा में जा रहा हूँ। मुझे खुशी थी कि मैंने उसे इस्तेमाल करने का फैसला किया था। पिछली रात बारिश हुई थी और पूरा रास्ता कीचड़ भरे गड्ढों से भरा हुआ था। कुछ गड्ढे इतने गहरे थे कि मुझे अपने कदम काफ़ी संभाल कर रखने पड़ रहे थे। मैं पोस्ट में बताए गए रास्ते पर चलता रहा और अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर उन 3 मुड़े हुए पेड़ों को ढूंढता रहा। शुरुआत में मुझे पूरा भरोसा था कि वो जल्दी दिखाई दे जाएंगे, लेकिन वक्त बीतता गया और वो कहीं नज़र नहीं आए। अब मुझे शक होने लगा था कि क्या मैं उन्हें देख भी पाऊंगा या नहीं, या वो सच में मौजूद भी हैं या नहीं। मेरे मन में एक ख्याल आने लगा, क्या पता वो पोस्ट ही नकली हो। जैसे ही मुझे खुद पर शक होने लगा, मेरी नज़र बाकी जंगल से थोड़ी दूर खड़े 3 मुड़े हुए पेड़ों पर पड़ी। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। वो अपने आप में देखने लायक नज़ारा था। आसपास खड़े दूसरे पेड़ों के उलट ये तीनों पेड़ झुके हुए और बुरी तरह से टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी बीमारी ने उन्हें इस तरह मोड़ दिया हो। उनकी शाखाएं भी अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर एक दूसरे की तरफ मोड़ दिया हो। आसपास कोई दूसरा पेड़ ऐसा नहीं था। बाकी सभी पेड़ बिल्कुल नॉर्मल थे और सिर्फ ये 3 पेड़ ही इस तरह मुड़े हुए थे। मैंने अपना फ़ोन निकाला और उनकी तस्वीर खींच ली। मैं अपने हाइकिंग ग्रुप को यह तस्वीर दिखाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। फिर मैंने फ़ोन वापस जेब में रखा और उन पेड़ों से बने दरवाजे के बीच से गुजरा और ट्रेल पर आगे बढ़ गया। हालांकि उसे ट्रेल कहना थोड़ा गलत होगा। आम तौर पर ट्रेल ज़मीन पर बने ऐसे रास्ते होते हैं जहां से लगातार लोगों के गुजरने के कारण मिट्टी दबकर एक साफ रास्ता बन जाती है, लेकिन ये ट्रेल ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक बहुत ही पतले मिट्टी वाले रास्ते के आसपास काफ़ी घास उग गई थी और कई जगहों पर तो प्रकृति ने कुछ फीट तक पूरे रास्ते को अपने कब्जे में ले लिया था। ये साफ था कि इस रास्ते का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता था, और सच कहूँ तो मुझे ये बात पसंद आ रही थी। जितना गहराई में मैं जंगल के अंदर जाता गया, पेड़ों की शाखाओं से बनी छत उतनी घनी होती गई। कुछ देर बाद ऐसा लगने लगा जैसे मैं पेड़ों से बने किसी नेचुरल टनल के अंदर चल रहा हूँ। ऊपर घने पत्तों की वजह से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे तक पहुँच रही थी। लगभग 3 घंटे बाद ट्रेल काफ़ी चौड़ी हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे इस रास्ते का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। मैंने सोचा कि शायद शुरुआती हिस्सा किसी पुराने ट्रेल तक पहुंचने वाला नया रास्ता होगा, लेकिन ये बात मुझे अजीब लगी क्योंकि इस बड़े रास्ते तक पहुंचने वाला कोई छोटा रास्ता कहीं नहीं था। यह रास्ता लगभग एक सड़क जितना चौड़ा था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कभी ये किसी बड़े जंगली जानवर के आने जाने का रास्ता हो। लेकिन इस इलाके में कोई बड़े जंगली जानवर नहीं थे, ना यहाँ तक पहुँचने वाली कोई सड़क थी और ना आसपास इंसानों की मौजूदगी का कोई निशान। मैं सोचने लगा कि आखिर ये रास्ता इतना चौड़ा कैसे हो गया। फिर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और आगे चलता रहा। छाया के बावजूद गर्मी बढ़ने लगी थी। मेरी शर्ट शरीर से चिपकने लगी थी और अब मैं उस झरने के नीचे पहुंचने के लिए बेचैन था। मैं ठंडे पानी के बारे में सोच ही रहा था कि मेरी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। आगे छोटी धारा के पास सूरज की रोशनी किसी चीज़ से टकराकर चमक रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद पानी चमक रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब गया मुझे समझ आया कि वो पानी नहीं था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद किसी का चाबी का गुच्छा वहाँ गिर गया हो, लेकिन ये वो चीज़ नहीं थी। वहाँ 4 चमकदार पत्थर रखे हुए थे। वो किसी आम पत्थर की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मशीन से पॉलिश किया गया हो। वो इतने ज़्यादा चमक रहे थे कि उन्हें सीधा देखना आंखों को चुभ रहा था। लेकिन उससे भी अजीब बात यह थी कि उन चारों पत्थरों को ज़मीन पर एक चौकोर शेप में रखा गया था। जितना मैं उन्हें देख रहा था उतना ही मुझे लग रहा था कि उन्हें वहाँ यूं ही नहीं छोड़ा गया था। और फिर मेरी नज़र उस चौकोर आकार के ठीक बीच में पड़ी। वहाँ मिट्टी बाकी जगह से अलग दिखाई दे रही थी। वो गीली थी, लेकिन वो बारिश की वजह से गीली नहीं थी। वहाँ खून था। मैं कुछ सेकंड तक अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया,
तभी मेरी नज़र उस पूरे सेटअप पर पड़ी। वहाँ जो बना हुआ था उसे देखकर मुझे लगा कि ये किसी तरह की बलि की जगह थी। कम से कम उस वक्त इसे समझाने के लिए इससे बेहतर शब्द मेरे पास नहीं थे। वो बलि की जगह उन 3 मुड़े हुए पेड़ों के बिल्कुल ठीक सामने थी। और तभी मुझे एक चीज़ और समझ आई। वो 3 पेड़ एक बार फिर एक ऐसे मेहराब का आकार बना रहे थे जो बिल्कुल किसी दरवाजे जैसा दिखाई देता था। मैं उनके बीच से सीधे देख सकता था। दूसरी तरफ बहती हुई धारा भी साफ दिखाई दे रही थी। मतलब अगर मैं उन पेड़ों के नीचे से होकर जाता तो कुछ ही कदमों में उस धारा तक पहुंच सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ लगातार कह रहा था कि मुझे उन पेड़ों के नीचे से नहीं जाना चाहिए। मैं नीचे झुका और उन पॉलिश किए हुए पत्थरों को देखने लगा। उन पर कुछ अजीब सिंबल्स बने हुए थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उनकी तस्वीर खींची लेकिन तस्वीर धुंधली आई। मैंने दोबारा कोशिश की लेकिन फिर से तस्वीर धुंधली आई। असल में उस पूरी हाइक के दौरान मैंने जितनी भी तस्वीरें खींची थी वो सभी धुंधली आई थी। बाद में मैंने उन सिंबल्स के बारे में इंटरनेट पर काफ़ी खोज की लेकिन आज तक मुझे उन जैसा कुछ भी नहीं मिला। और तभी मेरी गर्दन के पीछे के बाल अचानक खड़े हो गए। मेरी छठी इंद्रियां मुझे बता रही थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैंने दिल से प्रार्थना की कि अगर कोई मेरा पीछा कर रहा है तो कम से कम वो कोई जंगली जानवर हो, ना कि किसी कल्ट को फॉलो करने वाला कोई सन की। तभी मेरे पीछे से टहनी टूटने की आवाज़ आई। मैं तेजी से रास्ते के किनारे पेड़ों की लाइन तक पहुंचा और सबसे बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ सेकंड बाद जिस दिशा से मैं आया था उसी तरफ से एक आकृति बाहर निकली। उसने सिर से पैर तक एक लंबा ढीला ढाला हरे रंग का चोगा पहन रखा था। उसके हाथ छाती के सामने फैले हुए थे और उसकी हथेलियों पर एक छोटा सा डिब्बा रखा था। उसके पीछे हरे चोगे में एक और आकृति बाहर आई, फिर उसके बाद एक और फिर एक और। कुल मिलाकर लगभग 12 लोग बाहर आए थे। सभी हरे चोगे पहने हुए थे और 2 कतारों में धीरे धीरे उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। उनके सिर झुके हुए थे और चोगे के हुड ने उनके चेहरे पूरी तरह छिपा रखे थे, लेकिन मैं उनकी आवाज़ सुन सकता था। मुझे नहीं पता वो कौन सी भाषा थी। पहले मुझे लगा शायद लैटिन होगी, लेकिन मैंने इंटरनेट पर लैटिन सुनी है और ये बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। वो सभी एक साथ मंत्र जैसा कुछ बोल रहे थे और उस आवाज़ का मुझ पर अजीब सा असर हो रहा था। मुझे चक्कर जैसा महसूस होने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि जंगल की बाकी सारी आवाज़ें गायब हो चुकी थी। ना चिड़िया की आवाज़ आ रही थी, ना हवा की आवाज़ और ना ही पत्तों की सरसराहट की। मुझे सिर्फ उनका मंत्र सुनाई दे रहा था। मैं भागना चाहता था, लेकिन डर था कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो मुझे गंभीर नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए मैं पेड़ों की आड़ लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अब मुझे समझ आ रहा था कि इस जंगल पर ट्रेल इतना चौड़ा क्यों था। अगर ये लोग काफ़ी समय से यहाँ ये सब कर रहे थे तो इनके लगातार आने जाने से घास पूरी तरह दब गई होगी। मैं उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चोगे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसने मुझे और डरा दिया। वो गीली मिट्टी से होकर गुजर रहे थे, लेकिन उनके पैरों के निशान कहीं नहीं बन रहे थे, जबकि मेरे अपने फुटप्रिंट्स मिट्टी पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। जब वो बलि की जगह से लगभग 10 फीट दूर रह गए तो अचानक रुक गए। सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। सबसे आगे चल रहा व्यक्ति 2 कदम आगे बढ़ा और बाकी लोगों की तरफ बढ़ गया। बाकी सभी लोग चुपचाप नीचे की तरफ झुक गए। उस व्यक्ति ने हाथ में पकड़े छोटे से डिब्बे को सिर के ऊपर उठाया और एक अजीब सी भाषा में कुछ कहा। बाकी लोगों ने एक अजीब सी आवाज़ में उसका जवाब दिया। उसने ऐसा 3 बार और किया। फिर वो उनकी तरफ पीट करके बलि की जगह की ओर बढ़ गया। मेरे पैर भागने के लिए बेचैन थे, लेकिन मैं हिल तक नहीं पा रहा था। मैं बस उन्हें देखता रह गया। फिर उनका लीडर घुटनों के बल बैठा और छोटे से डिब्बे को जमीन पर रख दिया। फिर उसने उसे खोला। पहले कुछ सेकंड तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर डिब्बे के अंदर से हल्की सी हरी रोशनी दिखाई दी। अगले ही पल वो रोशनी अचानक तेज हो गई और आसमान की तरफ उठने लगी। और उसी समय डिब्बे के अंदर से घना कोहरा निकलने लगा। लेकिन वो कोई सामान्य कोहरा नहीं था। वो ज़मीन पर फैलने के बजाय ऐसे रेंग रहा था जैसे उसे पता हो कि उसे कहाँ जाना है।
कुछ ही सेकंड में उसने उस लीडर के पैरों को ढक लिया, फिर उसके पूरे शरीर को, और तभी उस कोहरे के अंदर कुछ हिला। पहले मुझे लगा कि शायद कोई बड़ा जानवर है, फिर कोहरे के अंदर से दो बेहद लंबे हाथ बाहर निकले। उनकी उंगलियां इंसानी उंगलियों से काफ़ी ज़्यादा लंबी थीं। वो हवा में इस तरह फैल गईं जैसे कोई अंधेरे कमरे से बाहर निकलते हुए अपना रास्ता तलाश रहा हो। फिर कोहरे के अंदर एक सिर जैसा आकार उभरा। मैंने अपनी सांसें रोक ली। वो चीज़ इंसान जैसी थी, लेकिन सिर्फ दूर से। उसका शरीर बहुत लंबा और अस्वाभाविक रूप से पतला था। उसका चेहरा लगभग पूरी तरह काला था। फिर उस अंधेरे चेहरे में दो छोटी सी रोशनियां दिखाई दी। वो उसकी आंखें थीं। वो चीज़ धीरे धीरे कोहरे से बाहर निकलने लगी, और जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने अपना सिर मेरी दिशा में घुमा दिया। मैंने तुरंत खुद को पेड़ के पीछे छिपा लिया। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे देखा या नहीं, लेकिन उसी पल कोहरे के अंदर से वही अजीब आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो सिर्फ एक आवाज़ थी, और वो सीधा मेरी तरफ आ रही थी। कोहरा अब तेजी से फैल रहा था। कुछ ही सेकंड में उसने पूरे ग्रुप को अपने अंदर समेट लिया, और अब वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। आसमान में भी धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी था। आखिरकार मेरे दिमाग से ज़्यादा मेरे पैर तेज निकले, और मैं पूरी ताकत से भाग पड़ा। मुझे पता था कि मेरे भागने की आवाज़ हुई होगी, और मैंने कुछ लोगों को अपनी दिशा में उसी अजीब भाषा में चिल्लाते हुए भी सुना था, लेकिन मैं रुककर उसका ट्रांसलेशन करने वाला नहीं था। मैं पूरी ताकत से रास्ते पर भाग रहा था। जैसे ही मैं उस रास्ते से बाहर निकला जो मुझे उस जगह तक लेकर आया था, मैंने किसी चीज़ की दहाड़ जैसी आवाज़ सुनी। मैं रास्ते पर तब तक दौड़ता रहा जब तक मुझे वो 3 मुड़े हुए पेड़ दिखाई नहीं दे गए। मैं उनके बीच से पूरी रफ्तार में निकल गया, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, आसमान फिर से साफ और रोशन हो गया। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं जंगल से भागते हुए तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक मुझे वो ढलान दिखाई नहीं दी जिसके पास मैंने अपनी कार पार्क की थी। लेकिन जैसे ही मैं कार के पास पहुंचा, मेरी नज़र सामने के टायरों पर पड़ी। किसी ने मेरे दोनों फ्रंट टायर्स काट दिए थे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे बस वहाँ से निकलना था। मैंने कार का दरवाज़ा खोला, इंजन स्टार्ट किया, और ख़राब हालत वाली कार को लेकर सबसे नज़दीकी गैस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। गाड़ी चलाते हुए मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। उन आकृतियों में से एक उन मुड़े हुए पेड़ों के बीच से बाहर निकल रही थी। वो मुझे जाते हुए देख रहा था। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और एस्केलेटर को पूरी तरह दबा दिया। जब मैं गैस स्टेशन पहुंचा तो मुझे अपने फ़ोन के ऐप की याद आई जो मेरी पूरी मूवमेंट ट्रैक कर रहा था। मैंने ऐप खोल लिया। मुझे उम्मीद थी कि स्क्रीन पर एक सीधी लाइन दिखाई देगी जो उस जगह तक गई होगी और फिर वापस मेरी कार तक आई होगी, लेकिन जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लाइन सड़क के किनारे से शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं उन मुड़े हुए पेड़ों तक पहुंचा, ऐसा लग रहा था जैसे मैं घंटों तक गोल गोल घूमता रहा। फिर वो लाइन वापस मेरी कार तक आई थी। मुझे अपनी पूरी हाइक के दौरान ऐसा कुछ भी याद नहीं था जहां मैं गोल गोल घूमा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और आगे भी कभी नहीं हुआ था। कई घंटों बाद जब मैं घर वापस पहुंचा तो मैंने उस पोस्ट को दोबारा खोजने का फैसला किया जिसमें सबसे पहले उस ट्रेल के बारे में बताया गया था, लेकिन वो पोस्ट डिलीट हो चुकी थी। मैंने एक थ्रेड बनाकर पूछा कि क्या किसी को वो पोस्ट याद है या किसी ने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पोस्ट को सिर्फ मैंने ही देखा था। मैंने कुछ समय के लिए अकेले हाइकिंग करना बंद कर दिया और फिलहाल सिर्फ उन्हीं ट्रेल्स पर जाने लगा जो अच्छी तरह से जानी पहचानी थी। अब मैं अपने आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क रहता हूँ। हालांकि एक अजीब चीज़ ज़रूर है, मैंने ऐसे मुड़े हुए पेड़ों से बने मेहराब कुछ और जगहों पर भी देखे हैं। मुझे लगता है कि अब मेरा दिमाग उन्हें ढूंढने का आदी हो गया है। कुछ वैसे ही जैसे आप पहली बार कोई शब्द सुनते हैं और उसके बाद आपको वो शब्द हर जगह सुनाई देने लगता है, लेकिन जब भी मैं उनके पास से गुजरता हूँ मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर सी दौड़ जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे चोगे से ढक दिया हो। मैं इसे एक वार्निंग मानना पसंद करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ मेरे दिमाग के किसी ऐसे हिस्से को एक्टिवेट कर देते हैं जो कुछ पलों के लिए ये सोचने लगता है कि क्यों ना उन पेड़ों के बीच से होकर चला जाए। हर बार मैं खुद को रोक लेता हूँ इससे पहले कि एक कदम भी उस दिशा में बढ़ाऊँ। कभी कभी जब किसी ट्रेल पर चारों तरफ बहुत ज़्यादा शांति होती है
तो मुझे पेड़ों के बीच से आती हुई किसी मंत्रों जैसी आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को सुनते ही मेरा खून जम जाता है। क्या वो मेरा पीछा कर रहे हैं या मुझे अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं? आमतौर पर जैसे ही मुझे मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, मैं अपनी हाइकिंग ख़त्म कर देता हूँ और पूरी रफ्तार से अपनी कार की तरफ भाग जाता हूँ। अब मैं जानता हूँ कि जंगल में हर आवाज़ सिर्फ हवा नहीं होती, हर रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं होता और हर दरवाज़ा ऐसी जगह नहीं ले जाता जहाँ आपको होना चाहिए। अगर कभी आपको जंगल के बीच 3 ऐसे पेड़ दिखाई दें जो आपस में उलझकर किसी दरवाजे जैसा आकार बना रहे हो, तो मेरी सलाह मानिए, उनके नीचे से होकर मत जाइए, चाहे दूसरी तरफ आपको कितना भी खूबसूरत झरना क्यों ना दिखाई दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी और कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।